Welcome to Study Icon. So today's topic is parasumble. In this video, we will try to learn how you should do parasumble questions without any rules in exam. Okay, so let's change कर सकते हैं. ये first होगा कि last होगा. Rules केवल एक boundary set करते हैं और आजकल का जो pattern है जैसे जिस हिसाब से pattern change हो रहा है exam का, तो अगर आपके लिए rule work करता है तो आपको उसके साथ ही रहना चाहिए. आप rule के साथ ही चलो. अगर आपके लिए rules work करते हैं, आप parasumble questions आराम से कर लेते हैं rules से. और अगर रूल्स से आप नहीं कर पाते हैं तो आज से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखिए. हो सकता है ये आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है ये आपके लिए ज्यादा वर्क करे. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे पैराजम्बल को तीन ब्रॉड क्लासेस में क्लासिफाई करने वाले हैं. ठीक है, वो तीन टॉपिक्स हैं हमारे. सबसे पहले है टॉपिक. फर्स्ट है टॉपिक. ओके, फर्स्ट है टॉपिक. जो टॉपिक दिया हो पैराजम्बल का वो हमें सर्च करना है. सेकंड है एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जो भी होगा, ये एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक से रिलेटेड होगा. ठीक है, एंड थर्ड है कंक्लूजन. थर्ड है हमारा कंक्लूजन, मतलब जो भी उस एक्सप्लेनेशन का जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीन क्लासेस में हम किसी भी पैराजम्बल को क्लासिफाई कर रहे हैं. पहला क्या है टॉपिक, सेकंड है उसका एक्सप्लेनेशन और थर्ड है उसका कंक्लूजन. मतलब टॉपिक का एक्सप्लेनेशन और उस एक्सप्लेनेशन से जो कंक्लूजन निकलेगा वो करना. मींस यहाँ so first sentence is written as on the other hand these inventions have caused danger for sustainability of environment. मतलब जहां दूसरी तरफ ये जो आविष्कार हैं ये हमारे environment की स्थिरता के लिए खतरे का कारण है. तो ये एक तरह का क्या है, कैन इट बी अ टॉपिक? नो, इट कैन नॉट बी अ टॉपिक बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कंक्लूजन. जहां पे हम किसी चीज का कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो चीजें हैं अगर हम दूसरी तरह से देखें या फिर दूसरी तरफ देखें तो ये जो इन्वेंशन है ये इस चीज के खतरे का कारण है. जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके काम करने से ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं एक तरह का कंक्लूजन कर रहा हूँ कि आपने काम कर रहे हैं तो इससे ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं एक तरह का क्या दे रहा हूँ, कंक्लूजन दे रहा हूँ. सो ये नहीं हो सकता, ये हमारा टॉपिक है ही नहीं, तो हम इसको लीव कर देते हैं. सेकंड लिखा है देयर इज नो डाउट फॉर द फैक्ट दैट मैन इज वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. इसमें कोई डाउट नहीं कि जो आदमी बहुत ही होशियार जीव है. तो ये एक इंडिपेंडेंट हमें यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा है, बट अभी हमें ये नहीं पता है कि हम इसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे या फिर सेकंड नंबर पे रखेंगे. तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको होल्ड पे रख देते हैं. ओके, थर्ड लिखा है ऑन वन हैंड द साइंटिफिक इन्वेंशंस ऑफ मैन हैज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल. मतलब जहां एक तरफ जो आदमी द्वारा जो साइंटिफिक इन्वेंशंस करी गई है, ठीक है, उन्होंने ह्यूमन लाइफ को क्या कर दिया, कंफर्टेबल बना दिया है. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये कंक्लूजन है कि जहां एक तरफ, तो यहाँ यानी सी के बाद तो ए आना ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ऑन वन हैंड, जहां एक तरफ, उसके बाद क्या आएगा जहां दूसरी तरफ. ठीक है, यानी दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस करे जा रहे हैं. देखो दोनों एस्पेक्ट यहाँ डिस्कस करे जा रहे हैं, ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड. ओके, तो यानी सी के बाद ए आएगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि क्या ऑर्डर रहेगा इसके पहले का, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको भी लीव कर देते हैं. फोर्थ लिखा है द इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट हैव बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मतलब जो आदमी द्वारा जो एक्टिविटीज है, जो आदमी की एक्टिविटीज है, उसका जो एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट है वो दोनों तरह से पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है. ठीक है, तो ये भी फैक्ट जो है ये क्या एक्सप्लेनेशन है. किस चीज का एक्सप्लेनेशन है, जो मैन्स द्वारा एक्टिविटीज करी जा रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये क्या कर रहा है, ये किसी चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहा है. ठीक है, ओके, कि जो मैन्स द्वारा जो एक्टिविटीज हो रही है उसका एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव भी इफेक्ट है और निगेटिव भी इफेक्ट है. ठीक है, तो ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन है. ई है मैन इज एबल टू इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट विद हिज एक्टिविटीज. जो आदमी है वो अपनी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये किसी फैक्ट का या फिर ये किसी चीज का क्या कर रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है. ठीक है, तो अब देखो मैं अगर बात करता हूँ कि मेरे दो सेंटेंसेस यहाँ पे क्या है, बी और ई, मतलब जहां पे हमें चूज करना होगा फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, तो वो चीज हमें कैसे चूज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट फॉर द फैक्ट दैट मैन इज वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आदमी जो बहुत ही होशियार जीव है. ठीक है, और ई हमारा क्या है, मैन इज एबल टू इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट विद हिज एक्टिविटीज. जो आदमी है वो अपनी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है. इसका मतलब बी को जस्टिफाई कौन कर रहा है, ई कर रहा है. ठीक है, बी को जस्टिफाई कौन कर रहा है, ई कर रहा है. तो अब देखो यही तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने यहाँ से कितने लिए अंडरस्टैंड कर लिया कि बी है और बी के बाद क्या आ सकता है, हमारा ई आ सकता है, क्योंकि बी को कौन जस्टिफाई कर रहा है, ई कर रहा है. इन्हीं दो सेंट. अब यहाँ से हमारे क्या होंगे, यहाँ से हमारे कनेक्टर्स स्टार्ट होंगे. अब जिन कनेक्टर्स का हम नाम लेते हैं कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, वन बाय वन आपको कनेक्टर्स यूज करने. और वो कनेक्टर्स में आपको क्या होगा कि आपको सिमिलर वर्ड्स देखेंगे.
या फिर आपको सिमिलर वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको कनेक्ट होते हुए सेंटेंसेस दिखाई देंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड, यानी सी के बाद ए आएगा ही, ठीक है, लेकिन अभी हमें पता नहीं इसका ऑर्डर कहाँ पे होगा, कहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बी के बाद ई आया, ई के बाद क्या आएगा, देखिए लिखा हुआ है मैन इज एबल टू इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट विद हिज एक्टिविटीज। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम ऑन वन हैंड को छोड़ दें, ऑन द अदर हैंड को छोड़ दें, लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट हैव बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब जो मैन की एक्टिविटीज के जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मतलब यहाँ पे हमने बात किसकी करी थी, एनवायरनमेंट की करी थी। अच्छा, अभी तक हम अगर टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक सीधे सीधे एक ही चीज बता रहा है, मैन्स की एक्टिविटीज, मतलब जो आदमियों की जो एक्टिविटीज है उनके बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आदमी है, आदमी की एक्टिविटीज क्या है। यहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे आदमियों की बात हो रही है। जो आदमियों ने जो काम करे हैं, जो आदमियों के जो कार्य हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, फिर हम कह सकते हैं ये हमारी मेन थीम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बीई, फिर क्या आएगा, द इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट हैव बीन, मतलब जो जो मैन की जो एक्टिविटीज के इफेक्ट जो पड़ते हैं वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो बी की ई, और ई के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। अब यहां से हम कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, किसके बाद हमने कनेक्ट करना स्टार्ट करा था, ई के बाद, ठीक है। मतलब बी को किसने जस्टिफाई करा, ई ने जस्टिफाई करा, मैन इज एबल टू इन्फ्लुएंस, और ई के बाद क्या आया, डी आया, ठीक है। अब डी के बाद क्या आएगा, अब हमारे पास दो ही सेंटेंस बचे, एक बचा सी, एक बचा ए। तो जाहिर सी बात है हमारा सेंटेंस कौन सा आएगा, बी ई डी एंड देन सी और फिर ए, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे पैराजम्बल सेंटेंसेस को 3 क्लासेस में डिफाइन करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, बी हमारा क्या था, टॉपिक था, टॉपिक बता रहा था कि आदमी इतना होशियार है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। उस टॉपिक को जस्टिफाई किसने करा, ई ने करा, कि मैन इज एबल टू इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट विद हिज एक्टिविटीज। जो आदमी होते हैं वो अपनी एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर अब यहां से आपके कनेक्टर से स्टार्ट हुए कि अब देखो इसको कौन सा कनेक्ट कर रहा है, कि जो एक्टिविटीज, अब इस एक्टिविटी का इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है, इस एक्टिविटी का इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है, और इस इफेक्ट का कंक्लूजन क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर कंक्लूजन, ओके। सो इसी को हम ध्यान रख के हम जितने भी इसमें सेशंस करेंगे, हम इन 3 चीजों पे ही करेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और सेट कर लेते हैं। Parasymbol said too, the first statement is thereafter the CAFE standard was to be adjusted by the Secretary of Transportation। मतलब उसके बाद जो कैफे स्टैंडर्ड है वो ट्रांसपोर्टेशन की सेक्रेटरी द्वारा एडजस्ट करे गए। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको टॉपिक सर्च करना है, फिर आपको टॉपिक के बाद उस टॉपिक को जो जो एक्सप्लेन कर रहे हो सेंटेंसेस, आपको वो सर्च करने। थर्ड, आपको कंक्लूजन सर्च करना है, जो उस एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देयर आफ्टर, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको कैसे सेंटेंसेस रीअरेंज करने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो कई सारे होंगे। तो वहां पे आपको कैसे करने हैं, वहां पे आपको कनेक्टर्स का यूज करना है, वहां पे आपको कनेक्टर्स देखने हैं। यानी यहाँ लिखा है उसके बाद, यानी इसके पहले भी कुछ हो चुका है, तो इसलिए मतलब ए जो होगा वो किसके अंदर आएगा, वो एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा, यानी हम इसको यहाँ पे लीव कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड लिखा है द लाइट ट्रक स्टैंडर्ड वाज सेट एट 15.8 टू 17.2 एमपीजी। एमपीजी बोलते हैं माइल्स पर गैलन, मतलब माइल्स पर गैलन होता है कि एक यूनिट एनर्जी में जितनी एवरेज डिस्टेंस चली जाती है उसको माइल्स पर गैलन बोलते हैं, ठीक है। यानी लिखा है लाइट ट्रक स्टैंडर्ड जो है वो 1979 मॉडल ईयर के लिए जो थे वो 15.8 टू 17.2 माइल्स पर गैलन सेट करे गए थे। बट अब कितने हैं, अब 20.2 एमपीजी है। यानी ये एक तरह का कंक्लूजन है, मतलब जहां हम कहते हैं कि ये चीज पहले इतनी थी अब इतनी है, तो ये क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। थर्ड, the act set passenger car standard at 18.2 miles per gallon for the 1978 model year and required them to rise to 27.5 mpg in the 1985 model year, ठीक है। एक्ट ने 1978 मॉडल ईयर के लिए 18.5 माइल्स पर गैलन के स्टैंडर्ड तय करे, जो 1985 मॉडल ईयर में 27.5 माइल्स पर गैलन बढ़ने की रिक्वायरमेंट थी। तो ये क्या है, एक्ट बता रहा है कि किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्ट ने क्या करा, और एक्सप्लेनेशन के अंदर हमेशा क्या आता है, आपके कनेक्टर्स आते हैं। तो यानी कनेक्टर्स, जो कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टरी तो है ना, कि एक्ट ने ये सेट करा है, यानी एक्ट के बारे में बता रहा है कि एक्ट ने ये चीज सेट करी है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी हम लीव कर देते हैं।
फोर्थ लिखा था 1975 एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट मैंडेटेड मिनिमम कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल न्यू लाइट ड्यूटी पैसेंजर्स व्हीकल्स सोल्ड इन यूएस। मतलब यूएस में बेचे जाने वाले जितने भी हल्के ड्यूटी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके लिए एक मिनिमम एवरेज फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स जो थे वो अनिवार्य करे गए। किसने? द 1975 एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट। यहाँ पे क्या है? एक्ट आया है। एक्ट का नाम क्या है? द 1975 एनर्जी पॉलिसी। जो 1975 में जो एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट आया उसने क्या अनिवार्य करा है? उसने यूएस से बेचे जाने वाले सभी जो हल्के व्हीकल्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड्स तय करे हैं। ठीक है। तो इस पूरे अभी तक अगर हम पूरे पैरासम्बल की बात करें तो इसमें किस चीज के बारे में बात हो रही थी? इसका टॉपिक क्या था? इसका टॉपिक था व्हीकल्स स्टैंडर्ड। मतलब जो भी व्हीकल्स है उसके स्टैंडर्ड की ही बात हो रही कि कौन से स्टैंडर्ड तय करे गए, कौन से स्टैंडर्ड तय नहीं करे गए, किस स्टैंडर्ड तक तय करा गया है। तो इसी के बारे में बात हो रही है ना इसमें, और किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ व्हीकल स्टैंडर्ड्स के बारे में ही बात हो रही है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? टॉपिक हो गया। तो जैसे हमसे कह रहा था द 1975 एनर्जी पॉलिसी कंजर्वेशन एक्ट, जो 1975 का जो एनर्जी पॉलिसी कंजर्वेशन एक्ट था उसने ये अनिवार्य कर दिया। ठीक है। सो इट कैन बी अ टॉपिक, बट अभी हम श्योर नहीं है तो हम इसको होल्ड पे रख देते हैं कि हम इसको किस नंबर पे रखें, यानी फर्स्ट पे रखें या सेकंड पे रखें, क्योंकि सेकंड वाला हमेशा फर्स्ट वाले को जस्टिफाई करता है और उसके बाद से हम कनेक्टर्स यूज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। D is after the sharp drop in oil prices in 1981 to 85, cafe was relaxed somewhat for the 1986 to 89 model years, but was raised again to 27.5 mpg where it remains today. मतलब लिखा है after the sharp drop in oil prices, मतलब 1981 to 85 में जो ऑयल प्राइसेस में जो शार्प ड्रॉप हुआ उसके उसके कारण जो कैफे को कुछ हद तक क्या कर दिया? रिलैक्स कर दिया गया था 1986 टू 89 मॉडल ईयर्स तक के लिए। ठीक है। बट वॉज रेज्ड अगेन, बट फिर से उसको 27.5 एमपीजी तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। जहां वो आज है। ओके। तो ये इसके क्या हो सकता है? ये एक तरह का क्या कंक्लूजन दे रहा है, ये एक तरह का क्या कंक्लूजन पार्ट है जहां पे हम कह रहे हैं कि ये ऑयल प्राइसेस में कमी के कारण क्या हुआ कि इस हद तक कैफे को कर दिया गया था बट ये फिर से बढ़ा दिया जहां पे ये आज स्टैंड करता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह का कंक्लूजन दे रहा है। ओके। सो हम इसको लीव कर देते हैं क्योंकि ये लास्ट पार्ट लास्ट में ही ऐड होंगे ये सेंटेंसेस जहां पे लिखा है कि जहां पे हमें कंक्लूजन पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। लिखा है एफ लिखा है स्टैंडर्ड्स फॉर लाइट ट्रक वैन्स एंड स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स वर टू बी सेट बाय द सेक्रेटरी बिगिनिंग विद द 1979 मॉडल ईयर। मतलब 1979 मॉडल ईयर के साथ की शुरुआत के साथ सेक्रेटरी द्वारा क्या किए गए? स्टैंडर्ड्स तय करे गए। किसके लिए? लाइट ट्रक के लिए, लाइट हल्के ट्रक हल्के वैन के लिए, हल्के स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए स्टैंडर्ड तय करे गए। ठीक है। तो ये क्या है? कनेक्टर की तरह आ रहा है। क्या है? क्या है? इस टाइम मतलब 1979 मॉडल ईयर की शुरुआत के साथ मतलब क्या है? ये एक्सप्लेनेशन है, ये कनेक्टर्स में आ रहा है कि जब हम कनेक्ट कर रहे हैं सेंटेंस ये वहां पे ऐड होगा। तो हमारे सिर्फ हमें इसमें से एक ही सेंटेंस हमें मिला जो टॉपिक बता रहा था, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था और इंडिपेंडेंट था, वो था डी। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा? हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे होगा। से हमें टॉपिक मिल गया कि यहाँ पे इस बात किसके बारे में हो रही है कि स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हो रही है, जो हमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमें डी में मिल रहा था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्ट के बारे में बात हो रही थी तो इसको जस्टिफाई कौन सा कर रहा था? सी। द एक्ट सेट पैसेंजर कार स्टैंडर्ड की जो एक्ट है उसने क्या किया? उसने एक स्टैंडर्ड सेट करे हुए थे। तो यहाँ पे डी के बाद सी आएगा यहाँ पे। क्यों? देखो, जो एक्ट था उसने 1978 मॉडल ईयर के लिए क्या सेट करा ये बता रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक्ट की बात करी तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि पहला सेंटेंस हमेशा टॉपिक बताएगा, सेकंड सेंटेंस हमेशा उसको जस्टिफाई करेगा, उसके बाद से आप कनेक्टर स्टार्ट करेंगे। यानी अब हम सी के बाद से कनेक्टर स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब हम फिर से फर्स्ट पे जाएंगे। यहाँ लिखा है देयर आफ्टर द कैफे स्टैंडर्ड वाज टू बी एडजस्टेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब उसके बाद जो कैफे स्टैंडर्ड है वो किसके द्वारा एडजस्ट करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन की सेक्रेटरी द्वारा एडजस्ट करेंगे। अभी हमें नहीं पता है कि सही है, मतलब इसके बाद ये आएगा या फिर नहीं आएगा, तो हम इसको होल्ड पे रख देते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं बी को देखते हैं। तो बी के मैंने बता दिया कंक्लूजन पॉइंट है कि जो पहले इतना था और अब इतना है, यानी पूरा सम कर रहा है एक तरह से पूरी चीज, पूरा एक कंक्लूजन पॉइंट बता रहे कि ये 1979 मॉडल ईयर में इतना था और अब इतना है। तो एक तरह से पूरा सम अप कर रहा है पूरे सेंटेंस का, क्योंकि इसका थीम की टॉपिक क्या थी, इस पैराजम्बल की थीम क्या थी, इस पैराजम्बल का टॉपिक क्या था? व्हीकल का स्टैंडर्ड था। तो स्टैंडर्ड के बारे में ही बता रहे हैं ना कि पहले इतना था अब इतना हो गया है, अब इतना है। ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है? कंक्लूजन है। तो हम इसको लीव कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी तो हमें एक्सप्लेनेशन और कनेक्टर्स ही ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सी हमारा क्या था? एक्ट सेट पैसेंजर का स्टैंडर्ड है, ये हम सी डिस्कस कर चुके हैं, सी हम लिख चुके हैं।
डी हमारा हो चुका है। ई आता है, ई भी मैंने आपको बताया था कि ये भी कंक्लूजन पॉइंट है कि बता रहा है कि ये 1981-85 में जो ऑयल प्राइसेस में शार्प ड्रॉप के कारण जो कैफिक था उसको कुछ हद तक रिलैक्स कर दिया गया, बट ये फिर से 27.5 एमपीसी तक रेस हो गया है। ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन पॉइंट हमें बता रहा है जो, क्योंकि इसमें बोला है वेयर इट रिमेन्स टुडे। ओके, एफ लिखा है स्टैंडर्ड्स फॉर लाइट ट्रक वैन एंड स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स वर टू बी सेट बाय द सेक्रेटरी बिगनिंग विद द 1979 मॉडल ईयर। मतलब 1979 मॉडल ईयर के शुरुआत के साथ सेक्रेटरी ने जो स्टैंडर्ड्स तय करे लाइट ट्रक, हल्के ट्रक, वैन और स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के लिए जो स्टैंडर्ड्स थे वो तय करे। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, सेक्रेटरी द्वारा। ठीक है, और हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि उसके बाद सेक्रेटरी ने एडजस्ट करे, यानी इसका मतलब तो ये तो ऑब्वियस है कि ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद एफ आएगा। ठीक है, और हमें और कोई सेंटेंसेस तो यहाँ मिल ही नहीं रहे, तो डी सी फिर ए और फिर एफ और फिर एफ के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पे हमें लास्ट पॉइंट्स देखने हैं कि बी आएगा, सॉरी बी है ना, यस बी आएगा या फिर ई आएगा हमारा। ठीक है, कंक्लूजन पॉइंट पे, क्योंकि मैंने आपके लिए बी को बताया कि ये पूरा सम कर रहा है, पूरा सम अप कर रहा है, पूरे पैराजम्बल का जो एक निचोड़ निकाल के दे रहा है कि इतना था और अब इतना है। तो यानी ई को हम रखेंगे पहले और बी को हम रखेंगे बाद में। तो लिखा है आफ्टर द शार्प ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस इन 1981 टू 85 कैफे वाज रिलैक्स समवॉट फॉर the 1986 to 89 मॉडल ईयर्स, तो ई एंड देन बी। तो इस तरह से हम पैराजम्बल को हम करते हैं। ठीक है, ये अभी मुझे टाइम लगा आपको बताने में, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिस सेशन है और ये अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके हम इसी वे में हम लेक्चर्स करेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड अगर आपको मेरा भी अच्छा लगा हो तो आपको मुझे बताना होगा कि सर मुझे ये वे समझ में आया है, तो मैं इस वे से और वीडियोस डालूंगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, अगर आप रूल से सीखना चाहते हैं, तो क्योंकि मुझे पैराजम्बल वीडियोस डालनी है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नियर है, आपका एसबीआई प्रो बहुत नियर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपके वे से ही आपको समझाऊं। तो ये मेरा वे था करवाने का कि क्योंकि मैं एक चीज को डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश ग्रामर को रिलेट डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब इंग्लिश ग्रामर में ही रूल अप्लाई होते हैं। बट अगर आप रूल से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं रूल से बता सकता हूँ आपको। तो आपको जिस वे से सीखना हो आप मुझे वो बताइएगा। ओके, so if you like our effort, please do not forget to like the video and share the video with your friends and comment, because it is always our privilege to receive the message from your side. Okay, एंड अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब जब कर लेते हैं तो आपको जो वीडियोस होती है, जो भी हमारी तरफ से जो वीडियोस आती हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो ओके।